नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। मित्रों, ऐसा है कि किसी भी राज्य में या फिर केंद्र में सरकार में आने के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक शक्ति बनकर उभरना आवश्यक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति होती है सत्ता उसी के पास आती है। प्रायः ऐसा होता है। अपवाद अलग विषय है। अपवाद तो यह भी होता है कि कई बार अकेला अपनी पार्टी का विधायक भी देश में मुख्यमंत्री बना है, ऐसा भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन प्रायः यह माना जाता है कि सत्ता में आने के लिए आपको उस राज्य की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति, सबसे ताकतवर राजनीतिक दल बनकर उभरना आवश्यक है। लेकिन सत्ता की संभावना को अभी वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य में सत्ता की संभावनाओं को जगाए रखने के लिए दूसरे नंबर की पार्टी बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कई राज्यों में जब गठबंधन की राजनीति के दौर में लड़ाई इसलिए भी होती है कि हम 2 नंबर की पार्टी हैं तो हम 2 नंबर की पार्टी हैं। तो मित्रों, आज सवाल यह है कि महाराष्ट्र में दरअसल 1 नंबर की पार्टी तो अस्पष्ट है। चाहे आप 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े की बात करें, चाहे 2024 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े ले लीजिए, या फिर अभी अभी संपन्न हुए महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आज 1 नंबर की ताकत है, राजनीतिक शक्ति है, 1 नंबर की पार्टी है। सीटों के मामले में, वोट शेयर के मामले में, राजनीतिक प्रभाव के मामले में इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि महाराष्ट्र में आज मुंबई में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र का डंका बज रहा है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आने वाले दिनों में, भविष्य में इस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कौन देगा महाराष्ट्र में। और प्रायः कई राज्यों का ऐसा गठबंधन के दौर में यह इतिहास रहा है कि गठबंधन में राजनीतिक दल आपस में इस बात के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं कि हम 2 नंबर की पार्टी हैं तो हम 2 नंबर की पार्टी हैं। हम मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए भी आपस में प्रतिद्वंदिता होती है, और कई बार प्रतिद्वंदिता ऐसी होती है 2 नंबर की पार्टी बनने के लिए जिससे कि गठबंधन टूट भी जाया करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन है महाराष्ट्र में 2 नंबर की पार्टी। मित्रों, इसको जानने के लिए थोड़ा इतिहास में चलिए। इतिहास में आज से 5 साल पहले की बात अगर हम करें 2019 के आसपास, तो 2019 में महाराष्ट्र में 4 प्रमुख राजनीतिक दल थे। एक तो बीजेपी, दूसरा कांग्रेस, मतलब 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और 2 क्षेत्रीय दल, एक शिवसेना, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी। लेकिन इन 5 वर्षों के अंदर महाराष्ट्र में बहुत खेल हो चुका है। सबसे पहला खेल क्या हुआ कि महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई, बाला साहब ठाकरे की विरासत बंट गई। एक टुकड़ा उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के पास है, दूसरा टुकड़ा एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोग से बंटवारा करने में कामयाब हुए। और असली शिवसेना का तीर धनुष चुनाव चिन्ह वो किसके पास है? एकनाथ शिंदे के पास है, सत्ता के साथ है। वैसे ही जैसे शिवसेना टूटी, वैसे ही एनसीपी भी, मतलब दोनों क्षेत्रीय दलों को बीजेपी ने तोड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, चाचा और भतीजा को अलग कर दिया बीजेपी ने, या चाचा भतीजा अलग हो गए, भतीजा बीजेपी के साथ और चाचा कांग्रेस पार्टी के साथ। तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का एक गठबंधन, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार का दूसरा गठबंधन। जिस अजित पवार के बारे में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस एक समय में कहा करते थे चक्की पीसेंग पीसेंग पीसेंग, आज वही अजित पवार बीजेपी के साथ है। खैर, ये इतिहास की बातें हो गई। तो मित्रों, सवाल फिर आते हैं पुराने अपने सवाल पर कि कौन है 2 नंबर। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं नॉकआउट तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि कौन है। इस बात को जानने के लिए कौन है 2 नंबर की पार्टी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन है 6 नंबर की पार्टी। क्योंकि आज अगर आप कहेंगे तो महाराष्ट्र में 4 टुकड़े 6 में बंट चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि शिवसेना टूटी 5वां, और फिर अजित पवार 6ठे। तो 6 पार्टियों में पहला सबसे कमजोर कड़ी कौन है? सबसे कमजोर कड़ी बनकर निकले हैं शरद पवार। कारण मित्रों,
अभी अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में हम ढूंढ रहे हैं 2 नंबर की पार्टी, बीजेपी का मुकाबला कौन करेगा, इसको ढूंढने के लिए हम नॉकआउट कर रहे हैं। तो सबसे पहला निशाना है शरद पवार। मात्र 36 सीटों पर उनके उम्मीदवार, 29 महानगर पालिकाओं में मात्र 36 सीट, अनुमान लगा सकते हैं। बीएमसी में एक भी सीट नहीं शरद पवार को मिली। मतलब शरद पवार सबसे पहले वो चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरे हैं महाराष्ट्र में, जिन्हें अब महाराष्ट्र की राजनीति ने एक तरह से रिटायर करा दिया है, उम्र भी हो चुकी है। आने वाले दिनों में सुप्रिया ताई सुले कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए, क्योंकि कहा जाता है आप राजनीति में केवल वर्तमान बता सकते हैं, राजनीति में भविष्य नहीं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल 2 वर्ष के बाद कौन सी परिस्थिति बनेगी कहना मुश्किल है, लेकिन आज 2026 में जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही है उसमें एक बात स्पष्ट दिख रहा है कि पहले नंबर पर आउट होने वाले चेहरे हैं शरद पवार की एनसीपी। आप कितने सहमत हैं बताइएगा। उसके बाद 5वां नंबर किसका है? तो 5वां नंबर आएगा अजीत पवार का। आप अगर आंकड़ों को भी देख लीजिए अगर, तो अजीत पवार को प्रायः जितने भी सीटें मिली हैं, चाहे वो विधानसभा में मिले, चाहे अभी संपन्न हुए म्युनिसिपल चुनाव में 167 सीटों पर अजीत पवार के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो अजीत पवार को जो सफलता मिली है ना मित्रों, इसमें सत्ता का सबसे बड़ी भूमिका है। सत्ता की भूमिका सबसे बड़ी है। अगर वो देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं होते, अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार के बदले शरद पवार होते तो ये आंकड़े पलट जाते। अजीत पवार के पास 36 होते और शरद पवार के पास 167 होते। सहमत है या नहीं बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि अजीत पवार को जो 167 सीटें मिली हैं उन क्षेत्रों में मिली है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी या तो खुद कमजोर थी, या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को अपनी मतलब अजीत पवार को नुकसान पहुंचाने का बीजेपी ने प्रयास नहीं किया, वहीं अजीत पवार सीटें जीतने में कामयाब हुए। अन्यथा बीएमसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीएमसी में बीजेपी ने, ठाणे में बीजेपी ने अगर अजीत पवार को एक भी सीट नहीं दी या अजीत पवार पर निर्ममता से प्रहार किया तो अजीत पवार का खाता किस तरीके से खुला है आप देख सकते हैं। आंकड़े गवाह है उस बात के। तो अजीत पवार वो 5वें खिलाड़ी हैं कि यदि ये दोनों चाचा भतीजा नहीं मिलेंगे तो इतना तय है, अगर मेल नहीं हुआ चाचा भतीजा का तो ये दोनों चाचा भतीजा अगले आने वाले 5 साल में, हो सकता है 2029 में जब महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, तो ये दोनों चाचा भतीजा शायद अपनी केवल उपस्थिति दर्ज करा पाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। अब बताइए चौथे नंबर की पार्टी कौन है? तो चौथा और तीसरा आपको एक साथ मिल जाएगा, एक साथ मिलेगा। सबसे पहले समझिए चौथे नंबर की पार्टी कौन है। यह बात सही है कि इस विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को कुल 155 कॉर्पोरेटर्स जिताने में कामयाब रहे उद्धव ठाकरे शिवसेना, 155 लेकिन वही एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 कॉर्पोरेटर्स एकनाथ शिंदे के जीतने में कामयाब रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे के मात्र 155। अब कल्पना कर लीजिए, मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ होते और एकनाथ शिंदे कांग्रेस के साथ होते तो परिणाम क्या होता? परिणाम वही होता जो अजीत पवार के साथ हुआ। मतलब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए एकनाथ शिंदे को यह आंकड़ा में निकल कर आ रहा है, क्योंकि दोनों का, मैंने कहा था पिछले वीडियो में, दोनों का डीएनए मिलता है। जब बीजेपी के साथ ठाकरे परिवार नहीं है, जब ठाकरे परिवार सेकुलर मुसलमानों का वोट मिल रहा है, सेकुलर पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रही है, तो निश्चित है
कि अपनी आइडेंटिटी से खिलवाड़ कर रही है। और चूंकि वो हिंदुत्व की आइडेंटिटी, वो नेशनलिज्म का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो बीजेपी के साथ, बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तरीय ब्रांड है, तो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी का लाभ एकनाथ शिंदे को मिला है। और जब ये शिवसेना एक थी, उद्धव ठाकरे साथ थे, तो आप याद कर लीजिए वो दिन, वो आंकड़े याद कर लीजिए। तो इसीलिए फैक्टर यहां भी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के मामले में भी फैक्टर शिंदे और ठाकरे से बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का साथ है। वैसे ही जैसे अजित पवार, चूंकि एक नंबर के साथ जो जुड़ा हुआ है, चाहे पवार गुट या ठाकरे शिवसेना, जो भी एक नंबर पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ी है, उसे चुनाव में लाभ मिला है। जो कांग्रेस के साथ जुड़ी है, उसे नुकसान मिला है। मतलब तीसरा चौथा दोनों मिल गया आपको? नहीं मिला? मिल गया। इसलिए मिल गया कि आंकड़े चाहे वो उद्धव ठाकरे के पास हो, चाहे एकनाथ शिंदे के पास हो, इनके पास 50% से ज्यादा जो भी वोटर्स हैं, वो दोनों अपने अपने गठबंधन के वोट हैं। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस पार्टी का वोटर है, क्योंकि इस बार के बीएमसी का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के अन्य महानगर पालिकाओं का चुनाव हो, आप देखेंगे मुसलमानों ने अच्छी खासी संख्या में वहां जहां शिवसेना, उद्धव ठाकरे, यूबीटी बीजेपी को हराने में सबसे अधिक सक्षम दिख रही थी, वहां मुसलमानों का वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिला। यह इस बात का संकेत है कि उद्धव ठाकरे को जितनी भी सीटें मिली है, उसमें कांग्रेस के वोटर्स का भी सहयोग रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे को जो वोट मिला है, उसमें बीजेपी के वोटर्स, बीजेपी का साथ का सहयोग रहा है। तो जब हमने तीसरा चौथा नंबर ढूंढ लिया, तो दूसरा नंबर तो खुद मिल गया। कांग्रेस पार्टी है दूसरे नंबर की। उसके पीछे ये आंकड़े भी देखिए आप। आंकड़े अगर केवल बीएमसी की बात करें, तो लगभग बीएमसी में लगभग 13 से 14% का वोट मिला है कांग्रेस को। लेकिन पूरे महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के आंकड़े निकालेंगे आप जब मित्रों, तो कांग्रेस पार्टी को मिला 324 सीटें, 324 सीट्स कांग्रेस को मिला है। आप चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव के आंकड़े निकालिए, आप चाहे 2024 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े निकालिए, और अभी संपन्न हुए महाराष्ट्र महानगर पालिका के चुनाव के आंकड़े निकालिए। आप देख लीजिए कि कांग्रेस के पास वोट घटे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास अपना वोट है, अपना वोट। और कांग्रेस का वोट घटा है, इसलिए घटा है कांग्रेस का वोट क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था। गठबंधन कांग्रेस का लाइक माइंडेड पीपल के साथ नहीं था, क्योंकि गठबंधन किसके साथ होता है? लाइक माइंडेड पीपल के साथ, लाइक माइंडेड। ठीक है। अब आप कहेंगे, कई दर्शक सवाल कर देते हैं जब मैं ऐसा बताता हूं कि लाइक माइंडेड, तो कांग्रेस के लाइक माइंडेड पीपल पार्टी मतलब क्या शिवसेना लाइक माइंडेड पार्टी थी? नहीं, इसीलिए शिवसेना को घाटा हो गया और कांग्रेस को भी घाटा हुआ। शिवसेना का हिंदू वोट गया और कांग्रेस का मुसलमान वोट जो है अब उद्धव ठाकरे को भी एक विकल्प मानने लगा। तो अल्टीमेटली लूजर कौन है? कांग्रेस है। वैसे लेकिन बीजेपी, कई दर्शक बताते हैं कि भाई जब बीजेपी ने और उद्धव ठाकरे से गठबंधन किया तो फिर उत्तर भारतीयों ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी ने जब उद्धव ठाकरे से गठबंधन किया था तब तो उत्तर भारतीय ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था। तो मैंने बताया था मित्रों, हर राजनीतिक दल की अपनी एक पहचान होती है। कांग्रेस की पहचान क्या है? मध्य मार्गी राजनीतिक दल का मूल आइडेंटिटी है कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की मूल आइडेंटिटी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की मूल आइडेंटिटी है हिंदुत्व। तो हिंदुत्व के बड़े अम्ब्रेला के साथ लड़ाई किसकी होती है? कांग्रेस पार्टी के मध्य मार्ग का, कांग्रेस पार्टी के मध्य मार्ग का। अब बीजेपी अपने मतदाताओं को यह समझाने में सक्षम हो जाती है कि शिवसेना का आप उत्तर भारतीयों का विरोध मत देखो, हमारे साथ है तो हम गारंटी दे रहे हैं,
हम गारंटी ले रहे हैं, ये बीजेपी कहने में सक्षम हो जाती है। और बीजेपी बताती क्या है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम एक हैं और बड़े मुद्दों के लिए छोटे मुद्दे सैक्रिफाइस करने होते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कह सकती। कह पाती है क्या? कह पाती है कभी? बताइए कांग्रेस कि नहीं आज मुझे उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति के साथ उसे स्वीकार करना पड़ेगा? नहीं कह पाती। आप याद कीजिए कि जब जब बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन रहा, तब तब उद्धव ठाकरे ने कोई भी एक भी आंदोलन दक्षिण भारतीय विरोधी, उत्तर भारतीय विरोधी कभी नहीं चलाया। लेकिन कांग्रेस के साथ रहकर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने हर वक्त वीर सावरकर का समर्थन किया, हर वक्त हिंदुत्व का समर्थन किया, राम मंदिर के लोकार्पण के कार्यक्रम में का समर्थन किया। सच है या गलत है? इसी कारण से बीजेपी को गठबंधन आने जाने से बहुत अंतर नहीं इसलिए भी पड़ा। एक और कारण है, क्योंकि बीजेपी संगठनात्मक रूप से ये जितने भी ये 6 दल है ना महाराष्ट्र में, उनमें संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि अपनी बातें अपने कार्यकर्ताओं और अपनी मशीनरी, अपने संगठन, साथ ही आरएसएस की ताकत के माध्यम से ग्राउंड जीरो पर वोटर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। ये समझाने में कामयाब हो जाती है अपने मतदाताओं को कि एकनाथ शिंदे के साथ, चाहे अजित पवार के साथ या फिर महबूबा मुफ्ती के साथ भी गठबंधन जब बीजेपी ने करके सरकार बनाई थी, बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा महबूबा मुफ्ती के साथ एक भी, लेकिन गठबंधन किया था सरकार बनाने के लिए। लेकिन तो बीजेपी ने अपने मतदाताओं को यह समझाने में सफल हो गई बीजेपी कि यह एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है, एक रणनीति के तहत हमने ऐसा किया है। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति नहीं समझा पाई, इसलिए कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन अंततोगत्वा अगर आप ढूंढेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में कि 2 नंबर की पार्टी कौन है, तो आंकड़े भी और परसेप्शन भी, नैरेटिव भी, ये सब कांग्रेस के फेवर में है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस इसका उपयोग कर पाएगी? अगर कांग्रेस ने, अब तक तो यही स्थिति है कि कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी है महाराष्ट्र में, अगर कांग्रेस पार्टी ने इसका उपयोग नहीं कर पाई कांग्रेस, तो कब शिवसेना कांग्रेस बन जाएगी इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि देश की राजनीति में मित्रों किसी भी राजनीतिक दल का कोई परमानेंट विचारधारा नहीं होता। मैंने बताया था आपको कि कैसे बीजेपी के विचारधारा में भी विचलन आया था। एक दौर था जब बीजेपी हिंदुत्व से हट चुकी थी, बीजेपी ने अपने तीनों कोर मुद्दों से अलग हटकर चुनाव लड़ना शुरू कर रही थी। लेकिन फिर एक समय आया जब बीजेपी को लगा कि नहीं यार, अपने मूल पहचान को बरकरार वापस पाने की आवश्यकता है। तो ये बातें मैंने बताई थी, आपको याद होगा। तो इसीलिए अगर कांग्रेस अपनी ताकत पर महाराष्ट्र में अगर राजनीति करेगी तो कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी स्वाभाविक रूप से है। नहीं तो कांग्रेस, अगर जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, बिहार में किया, दिल्ली में किया, ऐसी गलतियां करती रहेगी तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या एकनाथ शिंदे या दोनों मिल जाएं, इसकी कौन गारंटी दे सकता है कि कल एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का मेल नहीं होगा? हो सकता है, नहीं हो सकता है। और कांग्रेस अगर कमजोर हो जाएगी तो यही शिवसेना बीजेपी के खिलाफ सेकुलर मोर्चा बनाएगी। राजनीति तो अवसर का खेल है। अगर शिवसेना को समझ में आएगा, उद्धव ठाकरे को समझ में आएगा कि सेकुलर पॉलिटिक्स करने पर ही उनकी पार्टी का अस्तित्व बचेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि राजनीति सत्ता के लिए होती है मित्रों, विचारधारा बाद में आती है, पहले सत्ता आती है। कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।